हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है और इससे रिलेटेड करेंगे फॉर्मूलेस। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब भी करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है और इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कंडक्टर का हीट अप हो जाना, किसी मटेरियल का हीट अप हो जाना करंट पास होने पे, ये अच्छा है या गलत है? तो ये दोनों ही। कैसे सर? अगर हम बात करें प्रेस की, प्रेस को तो गर्म करना पड़ेगा और गर्म कैसे होती है वो? जब उससे करंट पास होता है। गीजर की, तो गीजर गर्म कैसे होता है? जब उससे करंट पास होता है। या आपने पहले बल्ब देखे होंगे, इनकैंडेसेंट बल्ब, येलो लाइट जो देते थे, उनका फिलामेंट हीट अप हो जाता है कब? जब करंट पास होता है। तो करंट पास होने से हीट अप होना यह अच्छा भी है, ठीक। लेकिन अगर इन डिवाइसेस की बात करें, जैसे प्रेस की बात करें, इसको कोई तो सप्लाई से कनेक्ट कर रहा होगा, वो होती है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, ये वायर इसको सोर्स से कनेक्ट करती हैं। तो मैं ले रहा हूं यहां पे सोर्स, एसी सोर्स है ऐसे, ठीक। जब इस एसी सोर्स से करंट पास होगा, ये कोई भी सोर्स है, बैटरी से, किसी से, तो ये जो कनेक्टिंग वायर है ये हीट अप हो जाएंगी। कनेक्टिंग वायर भी तो हीट अप हो जाएंगे। तो ये कनेक्टिंग वायर का हीट अप होना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सोर्स से सारी एनर्जी डिलीवर हो, सोर्स से सारी एनर्जी डिलीवर हो हमारे डिवाइस पे। लेकिन कुछ एनर्जी ये कनेक्टिंग वायर डिसिपेट कर देती है, तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये अच्छा भी है और गलत भी है, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है? क्यों करंट पास होने से कोई कंडक्टर हीट अप हो जाता है? इसका रीजन देखते हैं। ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, उस लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। क्या था वो? देखो, ये कंडक्टर है, इस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बनाया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। अब देखो क्या होता है, यहाँ हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल लोअर पोटेंशियल। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर करंट कैरियर है, कंडक्टर है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। कैसे? एटम टू एटम कोलिजन करके, ये आया, फिर ये दूसरा, फिर ये इस एटम के साथ कोलिजन, फिर इस एटम के साथ, और ये आगे बढ़ गया। अब देखो क्या हुआ, जब ये सोर्स नहीं था तो ये एटम के पास, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी थी, ड्यू टू नेचर थर्मल एनर्जी, तो ये थर्मल एनर्जी से मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने सोर्स लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ गई ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस सोर्स। तो अब इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई और ये मूव कर रहे हैं। मूव करते हुए एटम के साथ कोलिजन कर जाते हैं। एटम के साथ कोलिजन कर गए तो ये अपनी एनर्जी एटम्स को, आयंस को ट्रांसफर कर देते हैं। वो एटम जो पहले लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलने पे हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और इनके वाइब्रेशन से कंडक्टर का टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब समझिए, आप अपनी फिंगर को ऐसे रब करिए कहीं पे, और या तो कहीं पे ऐसे, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, हीट एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो कंडक्टर में भी ऐसे ही हीट एनर्जी डिसिपेट होती है जब एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से। और कब वाइब्रेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से? जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी इन एटम्स को डिलीवर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी क्यों दी इनको, क्यों डिलीवर की? क्योंकि सोर्स ने इनको अब मूव करा दिया। तो ओवरऑल देखिए फिर से क्या हुआ, जैसे ही सोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन्स पे थर्मल एनर्जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी इन्होंने एटम्स को डिलीवर कर दी और एटम्स वाइब्रेट होने लगे तो कंडक्टर का टेम्परेचर राइज हो गया। तो ये कॉज है, ये रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। अब फिजिक्स ने कहा इसका वैल्यू बताओ, रीजन तो आपने बता दिया, इसको क्वांटिफाई करो। ये हीट कितनी डिसिपेट करता है कोई रेजिस्टर, कोई कंडक्टर? अब वो देखते हैं कितनी हीट डिसिपेट होगी। अब उसका वैल्यू देखते हैं, चलिए देखते हैं फिर वैल्यू। तो एनसीईआरटी ने इसको अच्छा एक्सप्लेन किया है, वहीं से हम निकालेंगे इसको। देखो, हमारे पास कोई कंडक्टर है सपोज, और उसका रेजिस्टेंस है आर। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, यहां इधर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब करंट जिधर फ्लो कर रहा है, हम अपने इजी समझने के लिए ये लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। वैसे रियलिटी में कंडक्टर में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम अपने समझने के लिए, इजी रखने के लिए चीजों को, ये ले रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी।
अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग ये है कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पोटेंशियल कम है, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां ज्यादा पोटेंशियल है, यहां कम पोटेंशियल है। अब देखो, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज ए पे रहा होगा कितनी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड में मैंने बताया था। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फॉर्मूला बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी? QVA, यहां पे पोटेंशियल VA। यहां पे जाके इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? QVB। यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी? QVB। ठीक है, तो यहां ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रही होगी क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB, और यहां जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि VB कम है। तो जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? मैं इसको ले रहा हूं del U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये है QVB, पहले कितनी थी? QVA। मैंने यहां पे माइनस Q कॉमन ले लिया, क्यों लिया सर अभी बताता हूं। तो ये कितना रह जाएगा? VA माइनस VB। हम करने क्या जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई रेजिस्टर, कोई कंडक्टर कितना हीट डिसिपेट करता है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम बना रहे हैं कंसेप्ट। तो हमने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q, VA माइनस VB। नाउ VA इज ग्रेटर देन VB, VA ज्यादा है VB से, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस बार है। सो del U मैं इसको लिख रहा हूं माइनस Q, और VA माइनस VB को मैं V बोल रहा हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस QV, माइनस बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ठीक, अब देखिए ये तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की A से B पे जाके कम हो जाएगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी जो पहले रही होगी बाद में भी वही रहेगी। मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, चेंज जीरो होगा। और टोटल एनर्जी इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम वो जीरो है। सो डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको यहां लेके आ जाओ, इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस QV, माइनस माइनस प्लस QV। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि चार्जेस अगर फ्रीली मूव करते कंडक्टर के अंदर तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, क्योंकि ये प्लस आया, प्लस आने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। फिर से देखो, ये डेल के इज इक्वल टू QV, ये प्लस में आया, प्लस आने का मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी चार्जेस की बढ़ गई, प्लस में आया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अगर चार्जेस फ्रीली मूव करते कंडक्टर के अंदर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। ठीक, अब देखो हमें पता है चार्जेस फ्रीली मूव नहीं करते। चार्जेस कंडक्टर के अंदर एटम टू एटम कोलिजन करते हुए मूव करते हैं, एटम टू एटम ऐसे मूव करते हैं। अब जब ये एटम टू एटम मूव कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। वो कहां गई? तो जो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हुई वो काइनेटिक एनर्जी इन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी? एटम को, और वही हमारी हीट एनर्जी है। तो ओवरऑल जो हीट एनर्जी डिसिपेट कर रहा है कोई कंडक्टर, वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर से देख लेते हैं, चार्जेस जब मूव कर रहे हैं A to B तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी QV। जो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ी जब वो कोलिजन कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने किसको डिलीवर कर दी? एटम को। एटम वाइब्रेट करने लगे और उतनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, इसको मैं H बोल रहा हूं, H, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस QV। इतनी एनर्जी एज अ हीट डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम और भी टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है? करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि हीट एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है करंट पास होने पे, इट इज इक्वल टू Q किसके इक्वल हो जाएगा? IT मींस VIT। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, I स्क्वायर RT। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर,
आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर वी स्क्वायर अप टी अपॉन आर, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हीट एनर्जी। तो ओवरऑल समझते हैं, देखो क्या हुआ, जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। कितनी हीट एनर्जी उससे डिसिपेट हो रही है, ये, ठीक। अब देखिए हीट एनर्जी कब आई कंडक्टर पे, कब डिसिपेट हुई, जब हमने उस पर सोर्स लगाया, ईएमएफ का सोर्स लगाया। तो हम ये कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स is converted into heat energy। तो हीट एनर्जी कहां से आई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की सोर्स ने, जो ईएमएफ का सोर्स है उसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की वही हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक। हम इसको वर्क की टर्म्स में ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सोर्स इन मूविंग चार्जेस को मूव कराने में जो वर्क किया सोर्स ने इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास कंडक्टर है, हमने इस पे सोर्स लगाया, तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दिया, ड्रिफ्ट करा दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना कोलिजन करने के बाद ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए सोर्स लगाने के बाद। अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तभी तो मूव हुए, ड्रिफ्ट हुए, फोर्स लगा उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया, तो मतलब बैटरी ने, सोर्स ने इस पे कुछ वर्क किया, और जो वर्क किया चार्ज को मूव करने में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वर्क की टर्म्स में, और एनर्जी की टर्म्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे कि वर्क डन बाय द सोर्स इज इक्वल टू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए क्लास 11 का वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आ रहा है ना भाई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपको ध्यान में रखना है, समरी ध्यान में रखनी है, जब भी करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर से, वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, कंडक्टर हीट अप हो जाता है, उससे हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, कितनी, इतनी। क्यों होती है, जैसे ही हमने सोर्स लगाया उसने चार्जेस को मूव कराया, चार्जेस के पास काइनेटिक एनर्जी आई, वो काइनेटिक एनर्जी उसने एटम को दे दी, एटम वाइब्रेट करने लगे तो कंडक्टर का टेम्परेचर राइज हो गया, हीट एनर्जी डिसिपेट हो गई, ठीक है, ये रीजन है। चलिए ये तो था एनर्जी के बारे में, अब देखते हैं पावर क्या होती है, ठीक, तो इसको नोट करिए। अब देखते हैं पावर, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। सिंपल, इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन by the source per unit time, work done per unit time is power, so work done by the source per unit time is power। तो पावर P से इसको डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, W अपॉन टी, वर्क डन जो सोर्स कर रहा है इन अ यूनिट टाइम। वर्क डन किसके इक्वल है, जो हमारी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो VIT लिख लेते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हीट डिसिपेट हो रही है, तो VIT अपॉन टी, VIT अपॉन टी, टी गया, VP इक्वल टू VI, दिस इज पावर डिसिपेटेड एज हीट, पावर जो डिसिपेट हुई, तो इसको हम पावर डिसिपेटेड भी कह सकते हैं, पावर डिसिपेटेड, या हम इसको कह सकते हैं पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ने कितनी पावर सप्लाई की, पावर डिसिपेटेड और पावर सप्लाइड। P इक्वल टू VI, इसको हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, इट मीन्स I स्क्वायर R, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं एक और फॉर्म में, I इक्वल टू V अपॉन R मीन्स V स्क्वायर अपॉन R, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, ठीक। तीनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह, कैसे इसको समझिए, कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला आपको कहां अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, जैसे हम इसके बाद देखेंगे, रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे तो V कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला, रेजिस्टर्स सीरीज में लगे I कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं। इसको ऐसा समझिए, एक रजिस्टर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस है R,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसमें करंट है I, तो बताइए इससे कितनी पावर डिसिपेट हुई, तो I स्क्वायर R पावर डिसिपेट हुई, I स्क्वायर R, या P इक्वल टू VI पावर डिसिपेट हुई। ऐसा कितनी पावर ये डिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें SI यूनिट की पावर की, तो SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट क्या होती है, पढ़ा है आपने, ये वर्क की जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसको कहते हैं वॉट। तो SI यूनिट है इसकी वॉट, WATT, जिसका सिंबल है W, 1 वॉट 2 वॉट ऐसे। अदर यूनिट्स की बात करें जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनमें 1 किलोवाट, 1 किलोवाट KW इट इज इक्वल टू 1000 वॉट मीन्स 10 टू द पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट, स्मॉल m नहीं कैपिटल M, 1 मेगावाट इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट। ठीक, इसके अलावा हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू 746 वॉट, आपने देखा होगा, सुना होगा, ये इंजन इतने हॉर्स पावर का है, तो ये भी यूनिट हम यूज करते हैं पावर के लिए। ठीक है, अब देखिए आपके घर में जो डिवाइसेस होते हैं उसमें पावर रेटिंग लिखी हुई होती है, इसको नोट कर लेना। पावर रेटिंग कैसे लिखी हुई होती है उसको समझते हैं। देखो जैसे बल्ब की बात करें, बल्ब में देखा होगा आपने पावर रेटिंग, उसमें बल्ब में क्या लिखा होता है, बल्ब में लिखा होता है, हमारे पास ये बल्ब है, बल्ब में लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट, सपोज एक बल्ब है 60 वॉट, 220 वोल्ट 60 वॉट, ये उसमें रेटिंग लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 60 वॉट पावर डिसिपेट करेगा, लेकिन कब, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 से कम हो जाए तो फिर ये 60 वॉट पावर डिसिपेट नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा बल्ब डिम हो जाता है तो आप बोलते हैं वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम होने पे ये 60 वॉट डिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर से जो रेटिंग लिखी हुई होती है बल्ब पे 220 वोल्ट 60 वॉट, इसका मीनिंग है कि ये 60 वॉट पावर डिसिपेट करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 वोल्ट। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें छोटा सा। सपोज आपके पास एक बल्ब है 484 ओम का, 484 ओम उसका रेजिस्टेंस है एक बल्ब का। ठीक, ये लाइट प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे कनेक्ट करने पे ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी पावर बताइए कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है। तो पावर इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, V है R है ये, और हमारे पास V है ये, तो पावर V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन R इज 484, 22 इंटू 22 484, 484 अपॉन 484 1, इट मीन्स पावर इक्वल टू 10 इंटू 10 100 वॉट। ये 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट ये पावर डिसिपेट कर रहा है 220 वोल्ट पे लगाने पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक, इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो डेफिनेशन बनाई होती है वो कैसे बनाई होती है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, ये टोटल, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, total amount of work done by the source in maintaining current in the circuit for a given time, बैटरी ने, सोर्स ने कितना वर्क किया करंट को मेंटेन करने में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो ये वही है एनर्जी जो हमने अभी पढ़ी। तो ये वर्क डन इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सो वर्क डन इज पावर क्या था अभी VI, तो VIT वही है जो हमने पहले पढ़ा VIT, या इसको लिख सकते हैं ये क्या हो गया V इक्वल टू IR, I स्क्वायर RT। तो ये वर्क डन ही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक, इस वर्क डन की इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, अगर SI यूनिट की बात करें तो एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको बोल रहे हैं, तो ये वर्क डन ही है एनर्जी। SI यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, कोई भी एनर्जी हो। ठीक, अगर यहां से निकालें, देखो एनर्जी की यूनिट, ये वर्क डन ही एनर्जी है, जो वर्क डन कर रहा है सोर्स वही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर का क्या होता है वॉट, और टाइम का सेकंड, वॉट सेकंड, तो हम उसको जूल बोल रहे हैं। ठीक, वॉट सेकंड। अब देखिए इसकी कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, कॉमर्शियल यूनिट, तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है पावर किलोवाट में, किलोवाट, और टाइम आर में, किलोवाट आर, जिसको बोल रहे हैं KWH।
kWh किलोवाट आर। जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है आपके घर में, घर के बाहर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिक मीटर, वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, कितना एनर्जी आपने खर्च की, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने खर्च किया है। वो किससे मेजर करते हैं? पावर मीटर जो घर के बाहर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आर में। किलोवाट आर में वो मेजर करते हैं। इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या सिंपल यूनिट भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि 1 यूनिट, सपोज मीटर आपको दिखा रहा है कि 1 यूनिट आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, इसका मतलब आपने 1 किलोवाट आर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, जिसका मीनिंग है कि अगर आपने 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 आवर तक चलाया तो आपने 1 यूनिट कंज्यूम की। ठीक, इसको ऐसे भी समझिए। सपोज आपके पास डिवाइस है 1 किलोवाट का रेफ्रिजरेटर है, 1 किलोवाट का रेफ्रिजरेटर 1000 वाट का, आपने उसको 5 आवर्स तक चलाया तो आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की? 5 इंटू 1, 5 किलोवाट आवर, 5 यूनिट। तो आपने 5 यूनिट कंज्यूम की मीटर के अकॉर्डिंग, 5 यूनिट। ठीक, सपोज अब देखिए बिलिंग कैसे होती है। सपोज 1 यूनिट का कॉस्ट चल रहा है 4 रुपीज। 1 यूनिट कितने की है? 4 रुपीज। गवर्नमेंट ने कहा 1 यूनिट 4 रुपीज। तो आपका 5 यूनिट कंज्यूम करने में कितना खर्चा आ गया? 5 इंटू 4, 20 रुपीज। कितने का खर्चा आ गया आपका? 20 रुपीज का। ठीक है, थोड़ा और इसमें समझ लेते हैं, इसको लिख लेना। क्या डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी के इस टॉपिक में लास्ट में दिया गया है। पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी, करंट बहुत दूर तक लेके चले जाती है ट्रांसमिशन वायर, केबल्स। आपने देखा होगा वायर लगी होती है, उन केबल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मतलब उससे पावर लॉस होती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पावर लॉस उन ट्रांसमिशन केबल से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पावर स्टेशन से ज्यादा एनर्जी हम अपने आउटपुट डिवाइस में भेज पाएं, हम आगे भेज पाएं। कैसे? ये है हमारा पावर स्टेशन। हमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है किसी डिवाइस में, सपोज बहुत दूर है ये, 1000 किलोमीटर दूर तक हम भेज देते हैं, पावर स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर तक हम भेज देते हैं। तो सपोज हमें यहां इस डिवाइस पे करंट को सेंड करना है, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है R, तो हम ये ट्रांसमिशन केबल यूज करते हैं। ठीक, इन ट्रांसमिशन केबल से जो पावर लॉस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि वो पावर लॉस कम कैसे हो सकता है, वो पावर लॉस इस ट्रांसमिशन केबल में कम कैसे हो सकता है, और पावर लॉस किस पे डिपेंड करता है। तो हमें पावर स्टेशन से पावर सेंड करनी है एक डिवाइस को जिसका रेजिस्टेंस है R, और सपोज इसको P पावर हमें डिलीवर करनी है, और सर्किट में करंट है I। पावर स्टेशन से हम करंट I सेंड कर रहे हैं एट पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट I हम सेंड कर रहे हैं। हमें इस डिवाइस को P पावर देनी है जिसका रेजिस्टेंस R है। हम ये देखने वाले हैं जो हमारी ये ट्रांसमिशन केबल है इसमें पावर लॉस किसके इक्वल होता है, और हम ये देखना चाहते हैं कि पावर लॉस कम रखने के लिए ट्रांसमिशन केबल में हमें क्या फैक्टर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पावर यहां देनी है हमें इस डिवाइस को, दिस पावर P इट इज इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V एंड I करंट इन द सर्किट। नाउ पावर लॉस जो केबल में हो रहा है, लेट इट इज PC, इट इज इक्वल टू I स्क्वायर RC। RC इज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल। RC क्या है? जो ट्रांसमिशन केबल है इसका रेजिस्टेंस। सो PC इज इक्वल टू I इज P अपॉन V, P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर, I इज P अपॉन V। ठीक, अब देखिए ये पावर लॉस कम से कम होना चाहिए, ये पावर लॉस PC कर रहा हूं मैं इसको, पावर लॉस कम से कम होना चाहिए। अगर इसको कम रखना है तो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर इसको कम रखना है तो रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन केबल का कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए। P पावर जो हम डिलीवर कर रहे हैं किसी डिवाइस को वो तो फिक्स है, कितनी डिलीवर हमें करनी है पावर स्टेशन से। एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। अगर पावर लॉस कम करना है तो वोल्टेज को हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में हम करंट सेंड करेंगे उतना कम पावर लॉस होगा, और यही रीजन है कि हम हाई वोल्टेज पे करंट सेंड करते हैं पावर स्टेशन से। आपने देखा होगा कि जो हमारी हैवी लाइंस होती है वहां पे एक डेंजर सिग्नल लगा रहता है कि 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट। तो ये हाई वोल्टेज देने का रीजन क्या है? हाई वोल्टेज देने से ट्रांसमिशन केबल पे पावर लॉस कम से कम हो जाता है।
तो ये रीजन है हाई वोल्टेज देने का। ठीक, तो उनके सामने नहीं जाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए हैवी लाइंस को, क्योंकि हाई वोल्टेज पे वो है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।